हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो आपके क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये आपके क्लास 10th की जो साइंस की बुक है उसका सेकंड चैप्टर है जो किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, जो आपका चैप्टर 1 था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें डिस्कस करना है सेकेंड चैप्टर जो कि है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल होगा एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सोल्ट्स क्या होते हैं। बाकी हम इसको भी डिटेल में पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू हो जाओ। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने से आप कि यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने अपनी पहली प्रीवियस क्लासेस के अंदर कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, कुछ याद किया है क्या? दैट द श्योर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ फूड्स आर ड्यू टू द एसिड्स एंड द बेसिस। कि जो खट्टे या जो कड़वे टेस्ट होते हैं खाने के वो किसके कारण होते हैं? उनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के कारण। ठीक है, जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है ज्यादा खाने के बाद, आफ्टर ओवर ईटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि वो क्या ले? आप उनको बोलोगे कि लेमन जूस लो, विनेगर लो, या फिर बेकिंग सोडा का सोल्यूशन लो। तो जल्दी से बताओ इन तीनों में से आप उनको क्या बोलोगे, आप उनको क्या प्रीफर करोगे एज अ साइंस स्टूडेंट? बताओ। तो देखो, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है मीन्स उसके स्टमक के अंदर एसिड क्या बना हुआ है, ज्यादा बना है, एसिड की प्रेजेंस है ज्यादा। तो अगर एसिड की प्रेजेंस ज्यादा है, एसिडिक नेचर वहां पे ज्यादा है, तो आपको उसको क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। और अगर मुझे एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो उसके अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा? बेस। क्या ऐड करना पड़ेगा? बेस। क्योंकि एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या करते हैं आपस में? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है और अगर मैं उनको बोलूं कि आप लेमन जूस ले लो, तो लेमन जूस भी क्या है? एसिडिक ही है। तो उनको पहले से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ऊपर से आपने उनको सजेस्ट कर दिया लेमन जूस, तो और दिक्कत हो जाएगी। विनेगर जो कि क्या होता है? सिरका, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये भी एसिडिक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का बिहेवियर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। बेकिंग सोडा कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। तो ये क्या है? बेसिक है नेचर के अंदर। तो अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो अगर वो बेस ले ले, बेसिक सोडा ले ले, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण उनके स्टमक के अंदर उनको क्या मिलेगा? रिलीफ फील होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिटी बनी हुई थी, बेस हमने बाहर से दे दिया, ओवरऑल वहां पे क्या कर दिया है? न्यूट्रलाइज कर दिया है। आई इतनी बात समझ में? तो लेमन जूस और ये सब उनको नहीं पिलाना। ठीक है, आई इतनी बात समझ? अब उसके बाद आज आप जो अब आप आ जाओ अपने नेक्स्ट उस पे पैराग्राफ पे कि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी। तो आप क्या सोचोगे? ये हमने सोच लिया कि एसिडिटी बनी है तो हमें क्या देना है? बेस देना है। तो श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर इफेक्ट। ठीक है, तो अब अपनी यही नॉलेज यूज करोगे कि एसिड और बेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करके उसको नलिफाई कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। तो रिकॉल हाउ वी टेस्टेड श्योर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। तो याद करो कैसे आप बताते थे कि ये एसिड है, ये बेस है, बिना उसको क्या करें? टेस्ट करें। अगर आपने सपोज करो मैं आपको दे दूं लेमन जूस, मैं आपको बोलूं कि ये बताओ एसिडिक है या कैसा है, बेसिक, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। तो आप उसको पी के टेस्ट करके बता दोगे कि ये खट्टा है तो ये क्या है? एसिडिक है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है? टेस्ट उसको नहीं करना है, बिना टेस्ट किए ही बताना है। ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी नोन दैट द एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। आपको पता है कि एसिड्स खट्टे होते हैं और ये जो आपका लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू से कैसा कर देते हैं? रेड कर देते हैं। ब्लू कलर को किसके अंदर चेंज कर देते हैं? रेड के अंदर। कौन? लिटमस पेपर। ठीक है, वेयरएज बेसिस आर बिटर होते हैं तो चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो रेड कलर का लिटमस होता है वो आपको ब्लू दिखाई देता है अगर वहां पे क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आगे एक्टिविटी में ये चीजें हमें क्या करेंगी? हेल्प करेंगी। ठीक, तो लिटमस क्या होता है कि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ऐसे टर्मरिक, हल्दी भी एक अनदर ऐसी सच इंडिकेटर है। ठीक है, Have you noticed that the stain of curry on a white cloth become reddish brown when the soap, which is basic in nature, is covered on it? अब आप लोगों ने क्या एक बात कभी नोटिस की है कि आप जब कभी करी खाते हो, ठीक है, और उसके दागे धब्बे आपके कपड़ों पे लग जाते हैं, सपोज करो वो व्हाइट क्लॉथ है, फिर आप उसके ऊपर
सोप को अप्लाई करते हो, जब उसको धोते हो, तो वो जो येलो कलर होता है ना, येलो कलर का जो स्टेन होता है वो कैसे चेंज हो जाता है, रेड कलर में आपको दिखाई देता है, रेडिश ब्राउन सा डार्क कलर का। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा होने का कारण ये है कि करी के अंदर होती है टर्मरिक, हल्दी, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, और जिसका कलर क्या है, येलो है। तो जब आप उसके ऊपर बेस अप्लाई करते हो, क्या अप्लाई करते हो, बेस, जो कि क्या है, साबुन है, तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है और कैसा दिखाता है, रेडिश ब्राउन। तो कैसा कलर दिखाता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो चेंज का कलर होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो नेचुरल इंडिकेटर है इसने अपना कलर चेंज कर लिया, मींस इसने क्या दिखाया कि यहाँ पे जो साबुन है वो कैसी है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। आई इतनी बात समझ में? तो इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। लेकिन जब आप उसको बहुत सारे पानी से उसको धो देते हो, मीन्स वहां से सोप निकल जाती है, वो फिर से क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, क्योंकि अब वहां से जो बेसिक नेचर था, जब बेसिक बेसिसिटी जो थी वो क्या हो गई है, रिमूव आउट। अगर सारा का सारा बेस बाहर से निकल गया तो जो कलर है एक्चुअली, जो इस नेचुरल इंडिकेटर हल्दी का कलर है, वो आपको फिर से पीला ही दिखाई देगा, अगेन आपको येलो ही दिखाई देगा। बता दो, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है क्या? ठीक है। अब कुछ तो होते हैं आपके पास नेचुरल इंडिकेटर्स, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं जो आप लैब के अंदर बनाते हो, है ना। तो कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं जिसको आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो और सिंथेटिक भी बोल सकते हो, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। ये टेस्ट करते हैं एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को। ये क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लैब के अंदर खुद से बनाते हैं। आई आप लोगों को इतनी बात समझ में? बताओ मुझे कि जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन है, ये आपके क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं किसके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के, जो कि क्या होते हैं, एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं, और इन्हीं को हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप लोगों को एक चीज नोट डाउन कर लेनी है, क्या, कि इन एसिड्स, एसिड्स के अंदर क्या होता है कि जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज जो कि एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, एसिड्स के अंदर ये रेड कलर शो करता है, ठीक है। और कैसा करता है, रेड कलर किसके अंदर, एसिड्स के। और बेस के अंदर ये जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये कैसा करता है, कलर शो येलो, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज जो कि एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, एसिड्स के अंदर रेड कलर दिखाएगा और बेस के अंदर कैसा दिखाएगा, ये येलो कलर। इतनी बात आई समझ? फिर अगर मैं बात करूं फिनोल्फ्थलीन की, तो फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो एसिड्स के अंदर क्या दिखाता है, फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो एसिड्स के अंदर क्या दिखाता है, कलरलेस, और बेस के अंदर ये क्या शो करता है, पिंक कलर। कैसा शो करता है, पिंक कलर। इतनी बात आई समझ? ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल के हमें इन चीजों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एसिड्स के अंदर मिथाइल ऑरेंज रेड दिखाता है, बेस के अंदर येलो। फिनोल्फ्थलीन एसिड में कलरलेस और बेस में क्या दिखाएगा, ये पिंक कलर। बताओ, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब हो गया इतना। उसके बाद देखो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम एसिडिटी को, बेसिसिटी को पढ़ेंगे, कैसे और एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे जो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब लिटमस सोल्यूशन एक पर्पल डाई होती है। क्या होती है, पर्पल डाई, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइचिन एक प्लांट है जो किससे बिलोंग करता है, एक डिवीजन थैलोफाइटा से, और उसको आप क्या भी बोलते हो, इंडिकेटर भी बोलते हो, ठीक है। तो जब लिटमस का सोल्यूशन ना तो वो एसिडिक होता ना ही बेसिक होता, तो उसका कलर कैसा होता है, पर्पल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नेचुरल मटेरियल्स हैं हमारे पास, जैसे कि रेड कैबिज की लीव्स हो गई, हल्दी का एग्जाम्पल अभी हमने देखा, कलर्ड पेटल्स हो गई कुछ फ्लावर्स की, जैसे कि हाइड्रेंगिया, पेटूनिया, जिरेनियम, ठीक है, जो इंडिकेट करती है किसकी प्रेजेंस, एसिड और बेस की सोल्यूशन के अंदर। इनको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स भी। एक एग्जांपल और है बीट रूट का, इसका बीट रूट का, जिसको आप चुकंदर भी बोलते हो, है ना, जो खाते हैं हम और हेल्दी भी होती है हमारे लिए। तो वो भी क्या है, एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर ही है। उससे भी आप एसिड और बेस को टेस्ट आउट या चेक आउट कर सकते हैं। आई थी बात समझ? अब आ जाओ देखो क्वेश्चन पे, जो टेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो क्या दे रखा है इसमें, देखो, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। चलो, आप लोगों को ना 3 टेस्ट ट्यूब हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है, तो बना लो 1, 2,
एंड 3, ये टेस्ट ट्यूब 1, ये 2, ये 3, ठीक है। वन ऑफ देम कंटेन द डिस्टिल्ड वाटर, एक के अंदर डाल दिया है हमने क्या, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। दूसरे के अंदर क्या है, एंड द अदर टू कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड द बेसिक सोल्यूशन। अब एक के बाद एक के पास तो क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है, एसिड है, दूसरे के पास क्या है, बेस है, ठीक है। उसके बाद इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, तो अगर आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर प्रोवाइड किया जाता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, किसमें एसिडिक है, किसमें बेसिक है और किसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है। तो अगर आपको सिर्फ रेड ही लिटमस पेपर दे रखा है, कैसा, रेड कलर का, तो आप इस रेड लिटमस पेपर को पहले तीनों के अंदर डिप करके देख लो, ठीक है। जिसके अंदर ये रेड कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, मतलब वो क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। अब सपोज करो इसमें आके ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर के हमारा लिटमस पेपर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ पे आके ब्लू के अंदर, किसके अंदर हो गया, यहाँ पे आके कन्वर्ट ब्लू के अंदर। तो इसका मतलब आप समझते हो क्या है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसके अंदर आके कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो सोल्यूशन है ये कैसा है, बेसिक है, ठीक है। ये सोल्यूशन कैसा है, हमारा बेसिक है, जो कि हमने लिखा भी है कैसा है, ये बेसिक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप उसके बाद बोलो कि चलो ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके बाद अगर आप लोगों को पता करना है तो आपको इतना सा करना है बस, कि ये जो भी आपका लिटमस पेपर का चेंज कलर हो गया है ब्लू, अब इसको इन दोनों के अंदर डाल के देख लो टेस्ट ट्यूब के, इन दोनों में से जिसके अंदर ये फिर से ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड। सपोज करो सेकंड वाले के अंदर कैसा हो गया, रेड, तो ये क्या था, एसिडिक था। तो बचा एक, वो तो क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर का ही होगा। या फिर जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये अपना लिटमस पेपर कलर को चेंज नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा, वो किसको होएगा, डिस्टिल्ड वाटर। हमारा डिस्टिल्ड वाटर वाली वो क्या होगी, एक्चुअली में टेस्ट ट्यूब होगी। बता दो आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई क्या, ठीक है। रेड लिटमस पेपर है, पहले तीनों में डाल लो, जिसमें वो रेड से ब्लू हो जाता है वो बेसिक है। अब ब्लू मिल गया, ब्लू को फिर डालो बची हुई दो में, जिसमें वो चेंज नहीं होता वो तो डिस्टिल्ड वाटर का है, बट जिसमें चेंज हो जाता है वो किसका है, वो है एसिडिक का, किसके अंदर, रेड के अंदर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि डिस्टिल्ड वाटर एक्चुअली में होता क्या है, तो बता दो। डिस्टिल्ड वाटर आप बहुत सुनते हो, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, और लैब में तो आप लोग बहुत यूज करते हो डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर होता क्या है, ये एक स्टीम होती है फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ठीक है। ये एक स्टीम होती है बॉइलिंग वाटर की, जिसको आप ठंडा करते हो और दोबारा से फिर लिक्विड फॉर्म में लेके आते हो, उसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर, अब क्वेश्चन ये है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है और बॉइलिंग वाटर होता है, क्या दोनों एक ही चीज है, सुनने में तो वही लग रहा है। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक या बॉइलिंग टेम्परेचर तक बॉइल करते हैं वाटर को, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग वाटर तो हमारे लिए हेल्दी होता है अगर हम उसको कंज्यूम करें, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर आपके लिए हेल्दी नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो बॉइलिंग वाटर के अंदर जो मैं बोलूं कि मिनरल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं, सिर्फ वो हार्मफुल मिनरल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर चाहे वो यूजफुल है चाहे वो हार्मफुल है, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी को एक्चुअली में चाहिए भी। इसलिए डिस्टिल्ड वाटर जो है वो पीने के लिए तो अच्छा नहीं है, बॉइलिंग वाटर पीने के लिए अच्छा होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर में डिफरेंस है कि इसके अंदर सारे मिनरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं, बट बॉइलिंग वाटर के अंदर वो कंज्यूम एज इट इज रहते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए हार्मफुल है बस वो निकल जाएंगे, जो यूजफुल है वो उसी के अंदर रहते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या है, एक स्टीम है फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर दैट्स बीन कूल्ड एंड रिटर्न टू लिक्विड स्टेट, जिसको हम ठंडा करके उसके लिक्विड स्टेट के अंदर लेके बस आते हैं। आई इतनी बात समझ, तो ये था क्या, डिस्टिल्ड वाटर की डेफिनेशन। जो देखो बात ये है कि जो एनसीईआरटी में दे दिया ना, अब या एनसीईआरटी छोड़ दो, आप कोई भी बुक पढ़ते हो, अगर उसमें आपको कोई चीज दे रखी है तो फिर आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर आया तो डिस्टिल्ड वाटर क्या है ये पता होना चाहिए, या फिर डिस्टिल्ड वाटर हमें सुनने में लगता है जैसे कि बॉइलिंग वाटर, अब पता होना चाहिए दोनों के अंदर बेसिक सा डिफरेंस क्या है। तो तरीका तो ये होता है किसी चीज को समझने का या लाइन बाय लाइन पढ़ने का, ठीक है। चलो अब अगर इतनी बात आप लोगों को समझ आई तो नेक्स्ट देखो, अब अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स एंड बेस। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की एंड
बेसिस की। ठीक है, तो एसिड्स एंड बेस किसके अंदर है आपके पास? सपोज करो लैब में आप चले गए, वहां पे आपने कलेक्ट करे कुछ सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लैब, जैसे कि HCl आपने लिया है ना, सल्फ्यूरिक एसिड लिया जो कि एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, आपने नाइट्रिक एसिड लिया, आपने एसिटिक एसिड लिया जो कि वीक एसिड वाली सीरीज में आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं वीक बेसिस। ठीक है, आपने इन सबको लेना है, फिर पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास। ऐसा होता है वॉच ग्लास, कुछ शेप उसकी इस तरीके से होती है, मेरी ड्राइंग तो काफी गंदी है बट कुछ इस तरह की ही होती है। ठीक है, तो वॉच ग्लास जो होता है, वॉच ग्लास पे जो ऊपर सोल्यूशन है ना उसके हम एक एक ड्रॉप डाल लेंगे वन बाय वन, और फिर इसकी हेल्प से क्या करेंगे, वन बाय वन एंड टेस्ट करेंगे किसकी हेल्प से, फिर ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स की हेल्प से ही। ठीक है, तो अबाउ सॉल्यूशन को डालते रहेंगे एक एक ड्रॉप, फिर इंडिकेटर से उसको चेक करते रहेंगे। तो क्या आपको कलर के अंदर चेंज दिखाई देगा? अब रेड लिटमस से चेक करना है, ब्लू से, फिनोल्फ्थालीन से एंड मिथाइल ऑरेंज के सोल्यूशन से। ठीक है, अब सैंपल सोल्यूशन आपको यहाँ पे रखते जाना है और बताते जाना है, तो एक एक करके मैं लिखती जाऊंगी है ना, एक एक करके मैं लिखती भी जाऊंगी और साथ साथ में ना फिर मैं इसको मिटाती भी जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। ठीक है, आइए आप लोगों को मेरी इतनी सी बात समझ। तो देखो सबसे पहले, अब अगर मैं ले लूं यहाँ पे दो दो ले रही हूँ मैं एक साथ। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे है HCl एंड H2SO4, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे, HCl भी है और H2SO4 भी है। ठीक है, अब अगर मैं रेड लिटमस को डाल लूं, रेड लिटमस के सोल्यूशन को अगर मैं देखूं इन एसिड्स के अंदर, तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें लिटमस पेपर ब्लू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रेड के अंदर। तो अगर ये पहले से ही रेड कलर का लिटमस है तो ये तो चेंज नहीं होएगा, मतलब यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों केसेस में नो चेंज। ब्लू लिटमस कैसे चेंज हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, रेड के अंदर ही चेंज होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि एसिड्स हैं। मैंने बताया था फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन जो कि एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, ये एसिडिक मीडियम के अंदर कलरलेस रहता है, तो ये कैसे होएगा, कलरलेस। फिर अब अगर मैं बात करूं किसकी, मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज एसिड्स के अंदर कैसा कलर शो करता है, रेड, तो ये क्या देगा यहाँ पे, रेड कलर। बता दो इतनी बात आपको समझ में आई क्या? ये किसके लिए था? दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स HCl एंड H2SO4 के लिए। ठीक है जी, दो के लिए हमने इतनी बात कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारा क्या है, HNO3 एंड एसिटिक एसिड। क्या है नेक्स्ट, HNO3 एंड एसिटिक एसिड्स, ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। कैसे वीक एसिड्स? तो जो रेड लिटमस का सोल्यूशन होगा, क्योंकि एसिड्स हैं भले ही वीक हैं, तो इस केस में तो ये भी क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, तो नो चेंज इन कलर। ब्लू लिटमस किसके अंदर चेंज हो जाएगा, रेड के ही। फिनोल्फ्थालीन कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज भी कैसे शो करेगा, रेड कलर, बिकॉज एसिड्स हैं भले ही वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आई इतनी बात समझ? तो ये किसके लिए हो गया, वीक एसिड्स के लिए। अब इसके बाद अगर मैं फिर से दो उठा लूं, अब मैं कौन से वाले उठा लूं, अब आप उठा लो अपना क्या बोलते हैं, NaOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि आपके एक्चुअली में आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस वाली सीरीज के अंदर। तो रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू के अंदर चेंज होता है। कैसे? बेसिक सोल्यूशन में, तो रेड तो किस में चला जाएगा, ब्लू में, और ब्लू लिटमस क्या करेगा, वो बेचारा कुछ नहीं करेगा, नो चेंज। फिनोल्फ्थालीन बेसिक सोल्यूशन में कैसा कलर दिखाता है, पर्पल, कैसा, पर्पल। और मिथाइल ऑरेंज कैसा दिखाता है बेसिक सोल्यूशन में, अभी ऊपर बताया था, येलो कलर। ठीक है, बता दो इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। फिर अब अगर मैं देखूं किसके साथ में, वीक के साथ में, तो वीक मेरे पास कौन है, वीक है आपके पास NH4OH हो गया है ना, MgOH का ट्वाइस हो गया, या फिर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, ये भी आपके पास एक्चुअली में बेसिस ही हैं, भले ये वीक हैं बट ये बेसिस ही हैं। तो फिर रेड लिटमस के साथ ये फिर से ब्लू कलर शो करेंगे, रेड को चेंज कर देंगे ब्लू में क्योंकि ये बेस है, ब्लू के अंदर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्लू तो ब्लू ही रहेगा। फिनोल्फ्थालीन वाला पर्पल दिखाएगा, मिथाइल ऑरेंज कैसा दिखा देगा, येलो दिखा देगा। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? तो ये एक्टिविटी के अंदर ऐसा आपको टेबल बनानी है और हर एक चीज को शो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो दो उठा लिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स
वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताऊं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली या ज्यादातर 90 से 95% हमें आयनाइज फॉर्म में मिल जाते हैं, बट वीक वो होते हैं जो आयनाइज नहीं होते या हद से हद 10 से 15% बस होते हैं, बाकी आपको ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर ही दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर, ठीक है। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अब आपके पास में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल या ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक बेस के अंदर, एसिड्स के अंदर या फिर बेस के अंदर। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यहाँ से सवाल बन सकता है एक्चुअली में कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हुज ऑर्डर कैन बी चेंज इन द एसिडिक और द बेसिक मीडियम। These substances or these indicators are known as olfactory indicators. आई बात समझ में? तो olfactory कौन होंगे? जो एसिड्स और बेस के अंदर अपना ऑर्डर, अपनी स्मेल को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। इतनी बात बता दो, समझ आ गई क्या आप सबको बच्चों? ठीक। अब आप इसके बाद अपनी एक्टिविटी आ जाओ 2.2 के ऊपर। कौन सी एक्टिविटी में आ जाएंगे हम? 2.2 में। अब पढ़ते हैं, चलो इसको। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग। आपको क्या करना है? प्याज लेना है, प्याज को बारीक बारीक कैसे भी इसको चॉप कर लेना है। अनियंस को चॉप करने के बाद आपके जो प्लास्टिक बैग्स आती हैं, ठीक है, जो थैली आती है जिसमें हम सब्जियां फ्रूट्स लेके आते हैं, वैसे इन पे बैग बैन है, इन बैग्स के ऊपर प्लास्टिक, बट हम लोग तो यूज करते हैं क्योंकि हमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पोल्यूशन करती है, करनी नहीं चाहिए। बच्चों जितना बच सकते हो अपने घर से थैला या कुछ लेके जाओ, ठीक है, ऐसी चीज या ऐसे बैग्स लेके जाओ जो रिसाइकलेबल हो या रिसाइकल हो सके, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स इन्वायरमेंट को पोल्यूट ही करते हैं, बट फिर भी दे रखा है एक्टिविटी में, तो चलो। तो कुछ आपने चॉप कर लिए अनियंस को, उनको आपने प्लास्टिक बैग के अंदर डाला, साथ ही में कुछ स्ट्रिप्स भी, साफ कपड़ा ले लो, उसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट के उस पॉलिथीन बैग के अंदर ये डाल दो। मीन्स ये पॉलिथीन बैग है, इसमें आपके पास ये था अनियन, ठीक है, ये आपने इसके स्लाइसेस काट के इसके अंदर डाल दी, साथ ही में ये हमने स्ट्रिप्स बना ली थी साफ कपड़े की, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। इस फिर थैले को मैंने ऊपर से ऐसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया पूरी रात के लिए, बिल्कुल, है ना। अब मैंने इसको बीच में खोल के नहीं देखा, नहीं खोल के देखा, पूरी रात इसको ऐसे कैसे रखा रहने दिया, ठीक है, ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया फ्रिज में। तो जो क्लॉथ स्ट्रिप्स है कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अब ये जो कपड़े की जो स्ट्रिप्स बनी, जब हमने इसको फ्रिज से निकाला सुबह होने के बाद, अब ये क्या करेगी? अब हम इन स्ट्रिप्स से टेस्ट करेंगे कौन एसिड्स हैं या फिर कौन क्या है? बेसिस है, ठीक है। तो आप दो इनमें से क्लॉथ की स्ट्रिप ले लो और चेक करो उनकी स्मेल, इनका ऑर्डर करोगे चेक। क्या करोगे आप? इनका ऑर्डर यहाँ पे चेक करोगे। अच्छा, एक चीज और है कि जो अनियन होती है, मैं बोलूं जिसको हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं प्याज, ठीक है, इसके अंदर से जो ऐसी स्मेल आती है, मतलब कुछ लोगों को शायद अच्छी आती होगी, मुझे पर्सनली वो अजीब सी आती है, गंदी सी। तो जो वो स्मेल उसमें से आती है प्याज में से, वो किसके कारण आती है? उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं एलियम। प्याज के अंदर एलियम होता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? जो कि एसिडिक नेचर का होता है थोड़ा सा। तो प्याज के अंदर जो एलियम है उसी के कारण इसकी ये स्मेल आती है प्याज की ऐसी, और वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लॉथ स्ट्रिप्स बाहर निकालोगे तो आपको इनकी ऑर्डर या इनकी स्मेल मिलेगी प्याज वाली ही, ठीक है। तो किसके कारण मिली? प्याज में जो एलियम था उसके कारण। अब आपको कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस। अब आपको इनको क्लीन सरफेस पे रख देना है एक तरफ, और कुछ ड्रॉप्स डालनी है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन की एक स्ट्रिप के ऊपर। मीन्स आपने देखो दो स्ट्रिप निकाली बाहर, एक के ऊपर डाल दो HCl, एक के ऊपर आप लोग क्या डाल दो? NaOH डाल दो, ठीक है। अब फिर ऑन दी अदर, ठीक है, इतना कर लेना है। एक पे HCl, एक पे वो, चलो। अगर आपने एक पे HCl डाल दिया और एक पे आपने क्या डाल दिया है? NaOH को डाल दिया है, ठीक है। तो अब अगर आप इसकी स्मेल देखो कैसी है इन स्ट्रिप्स की, तो HCl के केस में तो जो ऑर्डर है वो एज इट इज रहेगा। ये मैं बोल लूं ऑर्डर परसिस्ट, ऑर्डर आपका सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूं किसकी? NaOH की, क्योंकि ये एसिड था, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का था एलियम, जो किसके अंदर था? प्याज के। जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ।
तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, ऑर्डरलेस कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देगा। मीन्स यहाँ पे फिर हमें ये जो स्ट्रिप दिखाई देगी जिसके ऊपर मैंने बेस को अप्लाई किया वो मुझे कैसी दिखाई देगी, ऑर्डरलेस। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में जिसमें मैंने HCl को डाला उसके अंदर तो ऑर्डर परसिस्ट, मतलब ऑर्डर वो जो स्मेल है वो ऐसी की ही ऐसी है। ठीक है, दूसरे वाले के अंदर जो वो ऑर्डर है वो क्या हो गया, वहां से हट गया, चला गया। मैं बोलूँ कि स्मेल जो है अब वो मुझे प्याज वाली वहां से नहीं आ रही, क्योंकि ये था एसिडिक। अनियन के अंदर जो एलियम था वो एसिडिक था, उसने बेस के साथ रिएक्ट करके क्या कर दिया, ऑर्डरलेस कंपाउंड की फॉर्मेशन वहां पे कर दी। बताओ इतनी बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई? कि कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता देना। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने इतना। चलो उसके बाद क्या करना है, देखो, रिंस बोथ द क्लॉथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब आपको इनको क्या करना है, पानी से धो लेना है, उसके बाद इनके ऑर्डर को चेक करना है। जब आपने पानी से धो लिया तो इनकी स्मेल तो फिर आपको कुछ दिखाई देगी ही नहीं, है ना। फिर आपको क्या करना है, कुछ डाइल्यूट वनीला का एसेंस ले लेना है। अब वनीला जो होता है, वेनिला जिसको आप बोलते हो, इसकी जो स्मेल होती है ना वो बड़ी प्लेजेंट स्मेल होती है, बड़ी अच्छी सी स्मेल से आती है स्मेल। ठीक है, और ये एक्चुअली में एक वीक एसिड भी होता है। कैसा होता है ये, वीक एसिड। वीक एसिड होने का कारण ये होता है कि वनीला के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, वो होता है किसके अंदर, वनीला के अंदर। तो वनीला एसेंस जो होता है उसकी स्मेल बड़ी अच्छी, बड़ी प्लीजेंट सी होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ डाइल्यूट वनीला का एसेंस और क्लोव ऑयल, क्लोव मतलब क्या बोलते हैं हम, लौंग, है ना, लौंग का ऑयल लेना है और फिर उसका चेक कर लेना है ऑर्डर। आई बात समझ में? टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब। फिर आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl सोल्यूशन लेना है, एक के अंदर NaOH। एक में आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स एंड शेक वेल। अब देखो ये आपने दो टेस्ट ट्यूब ली, एक में आपने एसिड डाला, एक में आपने क्या डाला है, बेस डाला है। ठीक है, दोनों में आपने, इसमें भी वनीला डाला, इसमें भी आपने वनीला का एसेंस डाल दिया। अब वनीला क्या है, वीक एसिड है। तो अगर ये वीक एसिड है तो एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो इसका जो ऑर्डर होगा, वनीला एसेंस की जो स्मेल होगी वो अच्छी वाली, वो हमें एज इट इज मिलेगी। बट जैसे मैं इसको बेस के साथ डालूंगी, क्योंकि ये वीक एसिड था, तो इसकी जो ऑर्डर है या जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, वहां से आपको नहीं मिलेगी, वो हट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वीक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ में, बेस के। ठीक है, ऐसे फिर आपको सिमिलरली करना है किसके साथ में, आपको फिर से दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक में एसिड एक में बेस। अब डाल दो क्लोव ऑयल दोनों के अंदर। फिर से क्लोव ऑयल जो होगा वो भी क्या करेगा, बिल्कुल सेम बिहेवियर शो करेगा। वो भी एसिड के साथ तो ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, जो आती है ना लौंग के तेल में से स्मेल, वो तो चेंज नहीं करेगा। तो आपको एज इट इज दिखाई आपको ऐसी की ऐसी फील होगी। बट बेस के जो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस है उसमें जो ऑर्डर होएगा वो उसका क्या हो जाएगा, आउट। ऑर्डर वहां से आपको, उसकी जो स्मेल थी अब वो आपको कम लगेगी। मैं बोलूँ कि वहां से वो क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। बता दो आप लोगों को इतना समझ में आया क्या? अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की कि ये क्या कर रहे हैं, स्मेल को चेंज कर रहे हैं एसिड्स और बेसिस के साथ। तो अगर एसिड्स और बेसिस की प्रेजेंस में कोई अपनी स्मेल या ऑर्डर को चेंज करता है, उन्हीं को हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो हम यहाँ से एक बात समझ लेनी चाहिए कि यही हमारे क्या हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। कैसे इंडिकेटर्स हैं ये, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आइए आप लोगों को इतनी बात समझ, बता दो मुझे यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? ठीक है, तो ये क्या थे हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है ना, तो यहाँ तक हुआ हमारा काम खत्म। ठीक है, तो सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द क्लोराइड विद डाइल्यूट HCl, ये हमने कर लिया, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। एंड फिर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है अपनी ऑब्जर्वेशन को। तो वो मैंने आपको सब बता दिया। ठीक, उसके बाद फिर विच ऑफ दिस वनीला, अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो वनीला भी, अनियन भी, क्लोव भी, तीनों के तीनों एसिड्स या बेसिस के साथ अपना ऑर्डर सेम रख रहे थे या फिर उसको आउट कर रहे थे। तो तीनों के तीनों को ही हम यूज कर सकते हैं एज अ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो तीनों के तीनों ही क्या है यहाँ पे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एक्चुअली में ये है। ठीक है, तो लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। अब हम लोगों को
एक्टिविटी आगे फर्दर करनी है कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी समझने के लिए एसिड्स की एंड बेसिस की, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी 2.3 करेंगे, ठीक है जी। एक्टिविटी आपकी 2.3 करेंगे, फिर उसके बाद कैसे मेटल के कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, ये सब भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप आज वाली जो वीडियो है ना उसको मैं यहीं पे रोक लेती हूँ, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो ना आधे घंटे की हो गई है, 30 मिनट की, तो ज्यादा लंबी वीडियो में आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो आज की वीडियो में तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रो था आपका, स्टार्ट किया है चैप्टर को, समझो, वीडियो को बार बार देखो, आराम से धीरे धीरे सुनो। कोई भी डाउट आता है, आपके पास टाइम है पूरा एक दिन का, पढ़ लो उसको, रात तक देख लो, फिर मुझे बता देना। आप लोग सुबह भी कमेंट करके जब भी पढ़ोगे तभी बता देना कि हमें ये चीज डाउट में है या ये चीज हमें अच्छे से समझ नहीं आई, आप इसको दोबारा से बता दो तो मैं बता दूंगी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बट आप लोग पूछा करो भाई, ऐसे देखो अच्छा नहीं लगता, आप लोग पूछ बोलते ही नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ तक रुके हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फर्दर शेयर भी कर दो। आप लोगों का इतना ही क्या हो जाएगा, इतना ही क्या हो जाएगा, एहसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ही करना है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।